कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा करता है। तो निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादन करता है। तो पहला ऑप्शन है नीम, दूसरा देवदार, तीसरा चीड़ और चौथा ओक। तो आई होप आप आंसर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर कि नीम का ऐसा पेड़ है जो कि जैविक कीटनाशक का उत्पादन इससे किया जा सकता है। जैसे हम इसे दातुन के रूप में इसकी डंडियों का इस्तेमाल करते हैं, पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं जो डेली सुबह सुबह खाने में, तो जैविक कीटनाशक उत्पादन किया जा सकता है किससे, नीम से। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है, तो भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ऊर्जा हमें किससे मिलती है, तो सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा या शुक्र। तो आई होप आप सभी ने इसका राइट आंसर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर कि भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो क्या हो जाएगा, सूर्य। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। यार तो ये जो चार वनस्पति दे रखी है, महोगनी, कैक्टस, फर और चंदन, इनमें से ऐसी कौन सी वनस्पति है जो कि मरुस्थलीय प्रदेश में जैसे राजस्थान वगैरह में पाई जाती है। तो आई होप आप आंसर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर कैक्टस। ठीक है, तो जो कैक्टस है वह हम मरुस्थलीय प्रदेशों से प्राप्त करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की पाठशाला के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है। ठीक है, तो जो पाठ योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद आता है, तो यार प्रारंभिक व्यवहार आता है, प्रस्तावना आती है, या अनुदेशनात्मक आता है, या सामग्री प्रस्तुतिकरण। तो पाठ्य योजना के अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद जो आता है तो अनुदेशनात्मक सामग्री आती है। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा छपा नहीं है तो यहाँ जाएगा अनुदेशनात्मक सामग्री आती है किसके बाद, तो अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद अनुदेशनात्मक सामग्री, यहाँ पूरा छपा नहीं है। ठीक है, यहाँ जाएगा सामग्री, अनुदेशनात्मक सामग्री आती है अनुदेशनात्मक उद्देश्य के बाद। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ देखते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन पढ़ लीजिए, बच्चों का आकलन के लिए। ठीक है, बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषा का बोझ डालना। तो यार जब भी अगर इस प्रकार का ऑप्शन आए तो ये कभी भी हम अप्लाई नहीं करते हैं कि बच्चों पर शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डाले, इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही होगा इसका आंसर। बाकी तीनों इसमें सही होंगे। मतलब निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा आंसर कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था, या तो यहाँ पर बोल सकते हैं वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर 1986 में। ठीक है, तो 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आया था, जब से पेड़ों की कटाई में प्रतिबंधित कर दिया गया है और वन्य जीव को संरक्षित किया जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर वन संरक्षण की बात करें तो यार वन संरक्षण अधिनियम अलग है। ठीक है, 1952 में आया था, 1991 में संशोधित हुआ था और दूसरी बार संशोधन हुआ था 2002 में। तो वो सारी चीज़ें अलग है। यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की बात कर रहा है तो 1986 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है कि भूमंडलीय तापन का कारण है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है, भूमंडलीय तापन का कारण है। तो ऑप्शन नंबर पहला है कि हिमनदों में वृद्धि। हिमनदों मीन्स हो जाएगा बर्फों में वृद्धि, तो बर्फों में वृद्धि होने से भूमंडलीय ताप नहीं बढ़ता है। कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, तो बिल्कुल यार सेकंड होगा इसका राइट आंसर कि कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि से भूमंडलीय तापमान बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है, तो यार यहाँ पर 4 प्रकार के वन दे रखे, इनमें से कौन सा वन है जिसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब एक निश्चित क्षेत्र में जीव जंतुओं की संख्या किसमें ज़्यादा पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर पहला देखोगे तो शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम, यार इसमें नहीं पाई जाती है। सेकंड है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार
वर्षा वन बायोम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही होगा इसका राइट आंसर कि जो उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन होते हैं इनमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मतलब निश्चित क्षेत्र में जीव जंतु, ठीक है, जीव जंतु और पादप और जैविक जंतु दोनों की संख्या की अधिकता, इसे ही कहा जाता है क्या, जैव विविधता। और ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार जो वन है, आपको अगर आप आ जाए कि किस क्षेत्र में मिलते हैं पृथ्वी पर, तो ये जो भूमध्य सागरीय रेखा होती है, ठीक है, इसमें वर्षा भी अधिक होती है और उष्णता भी अधिक होती है। तो इस क्षेत्र में विषुवतीय रेखा क्षेत्र में ही पाए जाने वाले जो देश है वहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं और जैव विविधता भी अधिक आती है। तो जो ब्राज़ील है जहाँ पर वर्ल्ड की सबसे अधिक जैव विविधता है वह इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे कि पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत, ठीक है, पर्यावरण शिक्षण के अंतर्गत शिक्षार्थियों के व्यापक एवं सतत मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाना चाहिए। तो यार विद्यार्थियों का व्यापक और सतत मूल्यांकन तो करना है, परंतु उनमें से निम्नलिखित में से कौन सा कार्य हमें नहीं करना चाहिए एक शिक्षक होने के नाते। तो इनमें परीक्षा परिणाम का विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीके से किया जाना चाहिए। बिल्कुल ये चीज़ किया जाना चाहिए हमारी कक्षाओं में कि इनमें परीक्षा परिणामों का विश्लेषण जो है वह विश्लेषण और व्याख्या वैज्ञानिक तरीकों से किया जाना चाहिए, सही है। सेकंड है, इनमें परीक्षा के अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाना चाहिए। तो यार ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। थर्ड भी देख लो एक बार, इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है। ठीक है, मतलब जो व्यापक और सतत मूल्यांकन में होता क्या है, तो इसमें बच्चों पर पड़ने वाले दबाव को कम किया जाता है और मूल्यांकन, ये भी सही है, और मूल्यांकन को व्यापक एवं नियमित बनाए रखना चाहिए, ये भी सही है। तो यार इनमें से 3 तो ऑप्शन सही है, पहला, तीसरा और चौथा। तो उसने पूछा है कि निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए व्यापक और सतत मूल्यांकन के लिए। तो क्या नहीं करना चाहिए, तो इनमें परीक्षा के प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण किया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत है। आपने देखा होगा कि जब हम 10th या 12th में थे तो हमें इन्वायरमेंट के ग्रेड दिए जाते थे, ना कि नंबर। इसीलिए ऑप्शन नंबर सेकंड होगा इसका आंसर कि इसमें प्राप्त अंकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण किया जाता है, जो कि बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होगा, आपने इसे पढ़ा भी होगा कि वायुमंडल की ऐसी कौन सी परत है जो कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो आप यहाँ पर लगाओगे यार कि ओजोन परत की बात करोगे, परंतु एक चीज़ याद रखिएगा कि जो ओजोन परत पाई जाती है वो इन चारों में से पाई कहाँ जाती है, तो समताप मंडल में। इसीलिए ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर कि पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है कौन, ओजोन परत। और ओजोन परत पाई कहाँ जाती है, तो समताप मंडल में। और समताप मंडल की पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई की बात करें, ये पृथ्वी हो गई, पृथ्वी तल से अगर ऊंचाई की बात करें समताप मंडल की, तो ये ऊंचाई होती है 20 से लेकर 50 किलोमीटर। ठीक है, 20 से लेकर 50 किलोमीटर। और यहीं पर अगर ओजोन की बात करें तो ओजोन की मोटाई होती है 30 से लेकर 50, मतलब 20 किलोमीटर मोटी होती है ओजोन की मोटाई। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां कि निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। ठीक है, संरक्षण की विधि नहीं है, मतलब ऊर्जा किससे बचाया नहीं जा सकता। तो सार्वजनिक परिवहन से बिल्कुल बचाया जा सकता है कि एक परिवहन से हम अनेकों लोग उसमें बैठ के जाएं, तो पहला तो सही होगा। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बढ़ाकर इससे भी बढ़ाया जा सकता है कि पवन ऊर्जा लगा दो, सौर ऊर्जा लगा दो, इससे भी बढ़ाया जा सकता है, सौर ऊर्जा का संरक्षण किया जा सकता है। ऊर्जा दक्षता वाले उपकरण का प्रयोग करके इससे भी ऊर्जा को बचा सकते हैं कि कम ऊर्जा में अधिक दक्षता वाले उपकरण यूज़ करके। फोर्थ ऑप्शन है व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मतलब हम व्यक्तिगत वाहन अगर यूज़ करेंगे तो अधिक फ्यूल की आवश्यकता होगी, काम कम होगा। और क्वेश्चन भी क्या पूछा है, निम्न में से ऊर्जा संरक्षण की विधि नहीं है। तो ऊर्जा को संरक्षित रखना है, ना कि उसे वहन करना है। तो व्यक्तिगत वाहन व्यवस्था से ऊर्जा का संरक्षण नहीं किया जा सकता, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इसका होगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बढ़ाए जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। मतलब एक चीज़ ये समझिए कि यार एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को बढ़ाए जाने वाली, मतलब उसे पहले से किसी न किसी चीज़ का ज्ञान है, तो पूर्व ज्ञान को बढ़ाए जाने वाली
नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है। मतलब उसे पहले से ज्ञान है, उसी ज्ञान को बढ़ाना है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। और अधिक ज्ञान की चर्चा करना, अगर हम उसे पहले से ज्ञान है उसी में ही अगर और ज्ञान की चर्चा करेंगे तो वो चीज़ों को लिंक करेगा और अपने माइंड को डेवलप करेगा और चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करके और अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं कि शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि होती है। ठीक है, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है उसकी, ठीक है, क्या है? सेवा, वेतन, गर्व या छात्रों का विश्वास। तो यार जो भी शिक्षक होता है उसकी सबसे बहुमूल्य निधि होती है छात्रों का विश्वास। ठीक है, अगर शिक्षक है तो उसका छात्रों का विश्वास अगर उस पर बना हुआ है तो वो बिल्कुल इसकी सबसे बहुमूल्य निधि होगी। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता तो वह है एक, क्या है? ठीक है, अगर मान लो कोई परीक्षण है या परिकल्पना, हमने कोई चीज़ कल्पना कर दी और उसका बार बार हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं और बार बार प्रैक्टिकल में करने के बाद हम उसे सही प्राप्त कर रहे हैं तो वह एक क्या बन जाता है? तो वह एक हो जाता है क्या? सिद्धांत। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर राइट। ठीक है, कानून नहीं बनता, खोज नहीं बनती और मूल संकल्पना नहीं बनती है। तो कोई भी परिकल्पना है, कोई भी हमारी थिंकिंग है, उसका बार बार अगर प्रैक्टिकल किया जा रहा है, उसका परिणाम बिल्कुल सेम आ रहा है तो वह एक सिद्धांत बन जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है। ठीक है, तो जो चारों विधि दे रखी है यहाँ, इनमें से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आंसर यार, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। तो कोई अगर हमें टॉपिक दे रखा है उसमें हम विचार गोष्ठी करते हैं, मतलब विचार करते हैं, और उसी कार्य योजना का मतलब होता है उसी पर अगर प्रैक्टिकल करते हैं या प्रैक्टिकल करवाते हैं छात्रों को, तो ये सबसे उचित शिक्षण विधि होगी बच्चों को सिखाने की। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि कौन सी होगी? तो विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ठीक है, पहला होगा कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हीलियम और मीथेन। तो यार ग्रीन हाउस गैस का मतलब ऐसी कौन सी गैस है जो कि वायुमंडल के तापमान को बढ़ाती है? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी बढ़ाती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी बढ़ाती है और मीथेन भी बढ़ाती है, मतलब हीलियम जो कि वायुमंडल के तापमान को नहीं बढ़ाई जाती है, एक अक्रिय गैस है। तो यार क्वेश्चन यही पूछा है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर, जो कि हीलियम है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है। यह एक अक्रिय गैस है जो कि सूर्य में अधिकतम मात्रा में पाई जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। बाकी ये सारी की सारी ग्रीन हाउस गैस होगी जो कि वायुमंडल के तापमान को अधिकतम बढ़ाते रहती है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है। यार तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा ये, आपने बिल्कुल राइट आंसर अब तक लगा चुके होंगे, जूल, डेसिबल, न्यूटन या नैनो इकाई। तो यार ध्वनि प्रदूषण के मापन की जो इकाई होती है वो होती है डेसिबल। ऑप्शन नंबर सेकेंड इसका राइट आंसर कि ध्वनि प्रदूषण को किससे मापा जाता है? तो डेसिबल से मापा जाता है। अगला देखते हैं कि यूरिया क्या है। ठीक है, तो जो यूरिया है वह क्या है? तो जैविक उर्वरक है या रासायनिक उर्वरक या ए बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो यार जो यूरिया है वह एक रासायनिक उर्वरक है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NH2। ठीक है, NH2CONH2। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि यूरिया क्या है, तो एक रासायनिक उर्वरक है और रासायनिक उर्वरक है मतलब इसका एक निश्चित फार्मूला होगा, तो NH2CONH2 यूरिया का फार्मूला हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर, जिसमें नाइट्रोजन का 42% मौजूद होता है किसमें? यूरिया में। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की PSLV का पहला प्रक्षेपण किस वर्ष हुआ था। ठीक है, तो PSLV एक सैटेलाइट छोड़ने के लिए रॉकेट है, मतलब अगर हम इसके PSL और V की अगर हम बात करें, PSLV, ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, और इसका सबसे पहली बार प्रेक्षण किया गया था या प्रक्षेपण किया गया था 1994 में। ठीक है, जिससे सुदूर संवेदन उपग्रह जो हम पृथ्वी से ऊपर छोड़ते हैं, ठीक है, उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका सबसे पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? तो 1994 में, और PSLV का जो फुल फॉर्म होगा पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल होगा। ठीक है, और PSLV को बनाया किसने? तो इसरो ने।
ठीक है, ये सारी चीज़ें आप याद रखिएगा, ये अंतरिक्ष विभाग से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि यार जो राकेश कक्षा 5वीं पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा, ठीक है, जो राकेश कक्षा 5वीं पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है। मतलब एक राकेश एक स्टूडेंट हो गया, वो कक्षा 5वीं के जो पर्यावरण के जो शिक्षक होते हैं उसके द्वारा गृह कार्य जो दिया जाता है, ठीक है, होमवर्क जिसे हम कहते हैं, गृह कार्य दिया जाता है, उसे टाइम पर प्रस्तुत नहीं करता है। अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है, और अगर वो डेली होमवर्क नहीं कर रहा है तो उसे सुधारने के लिए सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं यार कि प्रधान अध्यापक की जानकारी में लाना। तो यार ये तो बिल्कुल गलत होगा। अगर मैं टीचर हूँ इन्वायरमेंट का तो मैं प्रधान अध्यापक मतलब प्रिंसिपल को बताऊँ, ये चीज़ें सही नहीं है। खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगा देना, बिल्कुल ये भी गलत है कि हम किसी चीज़ को सुधारने के लिए किसी चीज़ पर प्रतिबंध लगा दें। थर्ड ऑप्शन हो जाएगा उनकी अनियमितताओं के कारण को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। तो ऑप्शन नंबर सी होगा यार बिल्कुल इसका राइट आंसर, क्योंकि जो अनियमितता है मतलब वो क्लास रेगुलर नहीं आ पा रहा है, उसके कारणों को जानना। सबसे पहले अगर कोई गलती हो रही है तो उसके कारण को बिना जाने हम किसी को दोषी भी नहीं ठहरा सकते। तो उनकी अनियमितता के कारण को जानकर उसके सही मार्गदर्शन देना सी होगा इसका सबसे अच्छा उपाय, जो कि हम उससे सुधार सकते किसे, राकेश को। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा कि ग्रीन मफलर, ठीक है, जो ग्रीन मफलर किससे संबंधित है। तो यार ये क्वेश्चन हम पहले भी एक बार डिस्कस किया था। आई होप अगर आपने पिछले लेक्चर हमारे देखे होंगे जहाँ पर हमने प्रदूषण की बात की थी, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि ग्रीन मफलर क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। और ग्रीन मफलर इसे कहा जाता है कि मान लो कोई सड़क है यार, ये कोई सड़क है और इसके दोनों ओर हमने पेड़ लगा दिए, ठीक है, दोनों ओर ऐसे पेड़ लगे हुए हैं, और सड़क के जब दोनों ओर पेड़ लगे होते हैं तो यहाँ पर जो ध्वनि प्रदूषण होता है उसको ये पेड़ क्या कर देते हैं, तो एब्जॉर्व कर लेते, ध्वनि को एब्जॉर्व कर लेते हैं, जिसे ग्रीन मफलर कहा जाता है, जो कि सबसे पहले इस्तेमाल किया गया था ब्रिटेन में, लंदन में, कि रोड के दोनों ओर पेड़ लगा दिए, जिससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है उनको एब्जॉर्व कर लेते थे पेड़, और एक मफलर का काम करते थे। इसीलिए ये ग्रीन मफलर संबंधित हो जाएगा किससे, ध्वनि प्रदूषण से। और सबसे पहले ये इस्तेमाल किया गया था, तो कहाँ पर, ये भी आपको याद रखना है, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं कि वर्तमान में ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता बहुत अधिक हो गई है, इसका कारण क्या है, ठीक है। तो वर्तमान समय में ग्रीन हाउस गैस की जो सांद्रता मतलब डेंसिटी बहुत अधिक हो गई, तो इसका कारण क्या है। तो रेफ्रिजरेटर का अधिक उपयोग बिल्कुल सही है, फ्रिज और एसी वगैरह का अधिक उपयोग भी सही है। तेल व कोयले से अधिक ज्वलन ये भी हो रहा है, आप देख ही रहे हैं बिल्कुल, और वनों का कटाव भी अधिक हो रहा है, तो इसीलिए डी होगा इसका राइट आंसर, कि ग्रीन हाउस गैसों की सांद्रता अधिक होने के कारण ये तीनों है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में जागरूक बनाया जा सकता है, ठीक है। तो करना यह है कि विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसके माध्यम से जल की कमी के बारे में, कहीं पर जल की कमी है उसके बारे में जागरूक बनाना है, तो आप क्या एक सख्त कदम उठाएंगे। तो पहला ऑप्शन है यहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर, मतलब एक फिल्म दिखाकर। तो यार ये ही इसका राइट आंसर है। क्यों है, क्योंकि अगर छोटे बच्चे हैं, विद्यार्थी, हम पहली से 5वीं तक के स्टूडेंटों की बात कर रहे हैं, तो उन्हें अगर किसी सूखा क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री दिखाएं, अगर फिल्म दिखाएं, तो वो बिल्कुल निश्चित ही चीज़ों को समझेंगे, ना कि अगले कोई ऑप्शन, जैसे चारों ऑप्शन अगर आप यूज़ करोगे या पढ़ के देखोगे तो ये बिल्कुल आंसर नहीं होंगे। इसीलिए सूखाग्रस्त क्षेत्र पर एक डॉक्यूमेंट्री दिखाकर बच्चों को जागरूक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं कि किसी खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, ठीक है, किस खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। प्राथमिक उत्पाद, तो यार प्राथमिक उत्पाद इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि प्राथमिक उत्पाद खुद होते हैं पौधे, ठीक है, पौधे होते हैं प्राथमिक उत्पाद, परंतु यहाँ पर बोला है कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं, तो ये हो जाएंगे प्राथमिक उपभोक्ता। तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जैसे कीट, ठीक है, कीट वगैरह जो होते हैं, या फिर गाय, फिर बकरी, ये सारे के सारे प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो कि प्राथमिक उत्पादक जो होते हैं, ठीक है, पौधे वगैरह उन्हें खाते हैं। तो यहाँ पर यही पूछा है कि प्राथमिक खाद्य में शाकाहारी क्या होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा कि पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, ठीक है। तो जो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहा जाता है,
तो यार ऑप्शन नंबर पहला देखेंगे तो रासायनिक चक्र जैव, ये बिल्कुल नहीं कहा जाता है। भू रासायनिक चक्र या भू गर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र, तो ऑप्शन नंबर यार इसका देखो यहाँ दो ऑप्शन एक जैसे लिख दिए गए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यार इसका अगर हम ऑप्शन ये मान लेते हैं, ठीक है, इसमें थोड़ा सुधार कर देते हैं, भू रासायनिक चक्र, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा जैव भू रासायनिक चक्र, ठीक है। इसमें टोटल अगर हम इसको सुधारें तो पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। तो इसीलिए हम यहाँ पर जैव लगा देंगे, तब ये सही आंसर होगा। जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के निम्नलिखित इन दोनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है। तो यार जो हमें ऑप्शन दे रखे हैं दोनों में से, ठीक है, सॉरी यहाँ दोनों लिख दिया है। यहाँ अगर निम्नलिखित में से बात करें, जो चारों ऑप्शन है इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है, तो डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन और कोयला। तो यार आई होप आप सही आंसर लगा चुके होंगे। ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर, कि जो हाइड्रोजन है वह सबसे न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के संकटग्रस्त जंतु दैत्यकार पांडा पाया जाता है, ठीक है। तो जो संकटग्रस्त जंतु है, ठीक है, दैत्यकार पांडा, ये कहाँ पाया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, चीन में या ब्राज़ील में। तो इस क्वेश्चन को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हमारे लेक्चर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर चीन। तो जो यार दैत्यकार पांडा जो है, पांडा चीन में इसलिए पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर अधिकतम खेती होती, अधिकतम जंगल है किसके, बाँस के, और जो पांडा है वो खुद बाँस का सेवन करता है, मतलब बाँस उसके भोजन के रूप में प्रयोग करता है, इसीलिए चीन में अधिकतम दैत्यकार पांडा पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 होगा कि निम्नलिखित किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से भोपाल गैस त्रासदी क्या क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हुई, तो बिल्कुल नहीं। कार्बन डाइऑक्साइड की उससे भी नहीं हुई है। नाइट्रस ऑक्साइड के कारण भी नहीं हुई। तो ऑप्शन नंबर डी है इसका राइट आंसर, मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है, MIC जिसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण भोपाल गैस त्रासदी जो कि 3 से 4 दिसंबर 1984 को हुई थी। डेट भी याद रखिएगा, 3 से 4 दिसंबर 1984, मिथाइल आइसोसाइनेट। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर भोपाल गैस त्रासदी का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29 होगा कि एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन, ठीक है, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए। अगर अच्छा खासा एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए, तो यार टोटल आपको 4 ऑप्शन दे रखे, तो इसका डी होगा इसका राइट आंसर। अधिगमकर्ताओं को उनकी जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना, ये हमें नहीं करना चाहिए। चाहो तो 4 ऑप्शन देख लेते हैं। अधिगमकर्ताओं को ज्ञान स्तर को निर्धारित करना चाहिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इसका राइट आंसर है। क्या नहीं करना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं यार कि गिर वन्य जीवन या वन्य जीव होगा वैसे, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न में से किस जीव का संरक्षण करता है। तो जो यार आप जानते होंगे जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य वह है कहाँ पर, गुजरात में, और निम्नलिखित में से किस जीव का वो संरक्षण करता है, तो ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर, शेर का संरक्षण करता है, वो भी एशियाई शेरों का। तो यार इस लेक्चर में इतना ही। लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताइए, और ये डेली सुबह 7 बजे ही अपलोड होगा। तो आपको डेली सुबह 7 बजे उठने से, जब भी आप उठते हैं सबसे पहले आप इसी लेक्चर को देखिए, तो आप डेली सुबह आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, जो कि टारगेटेड होगा हमारा 15 से 20 प्रैक्टिस सेट का हमारे एग्जाम तक, जिसमें आपको बहुत अच्छा फ़ायदा मिलने वाला है। और इसमें आपने देखा होगा सारे के सारे क्वेश्चन जो कि हमारे जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही लिए हैं। तो यार लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लें। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।